बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद नवीद। आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं विस्पर थ्योरी के बाद एक टॉपिक आपका बुक के अंदर मौजूद है, डेट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के ऊपर बात करेंगे। रेजोनेंस क्या होती है, वर्ड रेजोनेंस सबसे पहले किससे यूज़ किया था, रेजोनेंस को पहले क्या कहा जाता था, क्या क्या रेजोनेंस के रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तब हम रेजोनेंस किन किन मालिक्यूल के अंदर किन किन रूल्स को फॉलो करके हम रेजोनेंस करवा सकते हैं, उनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। रेजोनेंस पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लोकलाइज्ड बॉन्डिंग एंड व्हाट इज डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। तो सबसे पहले मैं रेजोनेंस की डेफिनेशन पर बाद में जाता हूँ। पहले हम बात करते हैं कि रेजोनेंस से पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लोकलाइज्ड बॉन्ड और दूसरा इसके साथ होता है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। इन दो बॉन्ड्स का पता होना चाहिए कि लोकलाइज्ड बॉन्ड असल में है क्या और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या है। तो लोकलाइज्ड बॉन्ड को इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि वो वाले बॉन्ड जो दो एटम्स की न्यूक्लियाई के दरमियान रिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। वो बॉन्ड जो दो एटम्स की न्यूक्लियाई के दरमियान फिक्स्ड होते हैं, रिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन बॉन्ड्स को क्या कहा जाता है, लोकलाइज्ड बॉन्ड। the bond which is restricted between two nuclei of एटम। बात क्लियर जी। ऐसे तमाम बॉन्ड्स जो दो एटम्स की न्यूक्लियाई के दरमियान फिक्स्ड होंगे, रिस्ट्रिक्ट होंगे, ऐसे तमाम बॉन्ड्स को क्या कहा जाता है, लोकलाइज्ड बॉन्ड। अब सवाल ये बताते होते कौन कौन से बॉन्ड जो हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यही बॉन्ड हमने पढ़े। तो इनमें से कौन से बॉन्ड होंगे जो लोकलाइज्ड होंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। तो याद रखना है वो वाले तमाम बॉन्ड्स लोकलाइज्ड होंगे जो सिंगल है। all single bonds are localized। तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड के होंगे, लोकलाइज्ड होंगे। इसके अलावा और कौन से बॉन्ड लोकलाइज हो सकते हैं जी, इसके अलावा वो वाले तमाम डबल बॉन्ड्स जो कंसेक्यूटिव हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है, ऐसे तमाम बॉन्ड्स भी क्या होंगे, लोकलाइज होंगे। मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दे रहा हूं इसकी, ऑल consecutive double bonds are localized। मिसाल के तौर पे देखिए कार्बन के केस में देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है, एक बॉन्ड के फौरन बाद दूसरा बॉन्ड आ रहा है जिसको आप कंसेक्यूटिव बोलते हो। तो ऐसे तमाम बॉन्ड क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे दो न्यूक्लियाई के दरमियान। फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अगर बॉन्ड फासले पर है, डबल बॉन्ड फासले पर है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड बॉन्ड्स। आइसोलेटेड बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड। कैसे दी, मिसाल के तौर पे ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ऐसे तमाम डबल बॉन्ड्स भी क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, जो इतने फासले पर होंगे। मतलब कंसेक्यूटिव भी लोकलाइज्ड, और ऐसे बॉन्ड मतलब डबल के बाद सिंगल, फिर डबल आ रहे, तो ऐसे तमाम बॉन्ड्स क्या होंगे, लोकलाइज्ड बॉन्ड कहलाएंगे। अब याद रखने लोकलाइज्ड बॉन्ड हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आगे चल के इसके ऊपर बात करता हूं। अब डीलोकलाइज्ड बॉन्ड का मतलब क्या है। लोकलाइज्ड बॉन्ड तो वो वाले बॉन्ड जो दो एटम्स की न्यूक्लियाई के दरमियान फिक्स्ड होते हैं, जबकि डीलोकलाइज्ड बॉन्ड फिक्स नहीं होते, ये मूव करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मिसाल दे रहा हूं, ये यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। मिसाल आपको इसकी देते हैं जी, दोज bonds which are not restricted between two nuclei only।
जो दो ही न्यूक्लियाई के दरमियान फिक्स्ड नहीं होते, मैंने ओनली का वर्ड भी इस्तेमाल किया, कि वो मूव करते रहते हैं, कभी एक के पास, कभी फिर दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। मिसाल के तौर पे सबसे बेहतरीन एग्जांपल, आपने बेंजीन की ये वाली स्ट्रक्चर देखी होगी। बेंजीन की ये वाली स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी हुई है। इसमें बॉन्ड्स कुछ इस तरह होते हैं, ये देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे बॉन्ड है। अब हमने कहा कि दोस बॉन्ड विच आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई। अब याद रखना है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस और इस न्यूक्लियाई के दरमियान रिस्ट्रिक्ट नहीं है। ये बॉन्ड यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। रेजोनेंस पे जाके उसकी बात करते हैं। कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि कब कब बॉन्ड्स जो हैं वो डीलोकलाइज होंगे। तो याद रखना है, जब कभी भी डबल बॉन्ड, जब कभी भी डबल बॉन्ड, ऐसे तमाम बॉन्ड्स जो डबल बॉन्ड अल्टरनेशन विद पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या, डबल बॉन्ड फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशी हो, तो ऐसा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से मुराद यहाँ पे क्या होगा, जो पाई बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड, के ऊपर दूसरा पाई बॉन्ड होगा, वो क्या होगा, वो डीलोकलाइज हो सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ये कंडीशन जस्ट आपने याद रखनी है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि डीलोकलाइजेशन कब होगी। तो दूसरी बात याद रखनी है, डबल बॉन्ड जब अल्टरनेशन विद नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, ऐसे तमाम बॉन्ड्स भी क्या होंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे मुराद होगा। डबल से मुराद भी पाई वाला बॉन्ड, कि वो क्या हो जाएगा आपके पास, डीलोकलाइज बॉन्डिंग हो जाएगा। या फिर ऐसा हो कि डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद क्या हो, सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे बॉन्ड्स भी क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड हो जाएंगे। फिर इसके अलावा डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड अल्टरनेशन विद, ये मैं डॉट ड्रा कर रहा हूं, इससे मुराद क्या है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आए, फिर आगे ऐसी स्पीशी आई जिसके ऊपर रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे तमाम बॉन्ड्स भी क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड हो जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर, डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेशन विद बॉन्ड्स पेयर हो, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग हो सकती है। ये जस्ट सबसे याद रखना था कि ऐसे ऐसे जहां पे भी बॉन्डिंग मौजूद होगी वो डीलोकलाइज होगी। और डीलोकलाइज का मतलब क्या है, एक जगह से बॉन्ड मूव करके दूसरी जगह पाई बॉन्ड जा सकते हैं, कोई उसकी फिक्स्ड और ख़ास पोजीशन नहीं होती कि वो दो ही न्यूक्लियाई के दरमियान रिस्ट्रिक्ट रहेगा। आगे मूव करते हैं रेजोनेंस की तरफ, बोर्ड अप कर लेता हूँ ताकि हम मजीद इसके ऊपर बात कर सकें। रेजोनेंस के ऊपर अब बात करते हैं। हमने लोकलाइज बॉन्ड पर डीलोकलाइज बॉन्ड पढ़ लिया। याद रखना है, जहां भी जिस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर लोकलाइज्ड बॉन्डिंग होगी, उसकी एक ही स्ट्रक्चर काफ़ी होगी तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाटर है, वाटर की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये बैंड स्ट्रक्चर है, ये इसके पास रेडिकल आगे, तो इसकी ये सिंगल स्ट्रक्चर, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंगल बॉन्ड जो हैं ये लोकलाइज्ड बॉन्ड हैं, और ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को इसके एक्सप्लेन करेंगे। सेम इस तरह आप अमोनिया के केस ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड का केस ले लें, तो ये तमाम केसेस है जिनमें लोकलाइज्ड बॉन्डिंग मौजूद है और एक ही स्ट्रक्चर काफ़ी होती है उसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए या बताने के लिए। रेजोनेंस क्या होती है, रेजोनेंस होती है कि जब आपके पास एक स्ट्रक्चर, एक सिंगल लिवर स्ट्रक्चर तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन न कर पा रही हो। दोबारा सुनना है, रेजोनेंस क्या होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की सिंगल लिव स्ट्रक्चर अगर तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो वहां पे आप उसकी डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखते होते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे बेंजीन को आपने दो तरह से लिखा हुआ देखा होगा। ये आपके पास बेंजीन रिंग आ गया, तो आपने इसमें देखा होगा कि बाज़ टाइम बॉन्ड यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? याद रखना एक बात, जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम।
फिर इस तरह जो डबल बॉन्ड की लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। जब बेंजीन के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क किया गया, बेंजीन के ऊपर काम किया गया, एक्सपेरिमेंटली इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो फाइंड आउट की गई, तो देखा गया कि इन बॉन्ड्स की जो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, तमाम के तमाम बॉन्ड्स की लेंथ कितनी आई जी? 1.40 एंगस्ट्रॉम। हालांकि होना कैसा चाहिए था कि सिंगल बॉन्ड जहां पे मौजूद है वहां पे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए थी? 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसकी लेंथ जो है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा और सिंगल बॉन्ड से कम आई। अब इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिर इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा की गई, तो फिर कहा गया कि इसकी ऐसी स्ट्रक्चर्स भी हो सकती है। याद रखना है, ये इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती है कि ये बेंजीन आपके पास, और अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर लो यहाँ पे, जो बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है उसको शिफ्ट कर लो यहाँ पे, और जो यहाँ पे मौजूद है उसको शिफ्ट कर लो यहाँ पे, तो इसकी ये पॉसिबल स्ट्रक्चर बन गई। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने पोजीशन ऑफ एटम्स को नहीं चेंज किया। याद रखना, हर कार्नर से मुराद क्या है? कार्बन। हर कार्बन, ये जो कार्नर है यहां से मुराद क्या है? कार्बन। और इसके साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, ये आपने याद रखना है, एक एक हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच है। उस चीज को हमने नहीं चेंज किया, हमने जस्ट किस चीज को चेंज किया? पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करके हमने एक और स्ट्रक्चर बनाई, तब जाके इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्योंकि अब याद रखना, हमने कहा कि जो बेंजीन के अंदर बॉन्ड है, बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है? 1.40 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है? ये 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है, या फिर ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या फिर 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है ये। अब इसमें जो बॉन्ड की लेंथ है ये 1.40 क्यों आई है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब जो हमने कंडीशन पीछे बताई थी कि डीलोकलाइजेशन कब हो सकती है, कब बॉन्ड एक दो न्यूक्लियर के दरमियान फिक्स्ड नहीं होंगे। हमने कहा था जब डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड क्या होंगे? डीलोकलाइज होंगे। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से घूमते रहते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अक्सर आपने फिर देखा होगा कि बेंजीन के अंदर सर्कल ड्रा किए होते हैं। मतलब क्या है कि बॉन्ड यहाँ 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 पे पूरे बेंजीन रिंग के अंदर मूव करता रहता है, मूव कर सकता है। इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर को मिलाओ, इस स्ट्रक्चर को मिलाओ, तीसरी स्ट्रक्चर बनेगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर का नाम दिया जाएगा। अब याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर्स हम लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसको कोलोनिकल फॉर्म भी, कोलोनिकल फॉर्म्स भी कहा जाता है, या स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। तो तीन इसके नाम हो जाएंगे। जब आपके पास एक स्ट्रक्चर तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती, तब हम उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखते हैं जो कि उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को फिर क्या करेगी? एक्सप्लेन कर सकेगी। जैसे देखिए 1.4 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ना ही सिंगल है ना ही डबल है, ठीक है, मतलब एक पोजीशन के ऊपर ना वो सिंगल बॉन्ड है ना वो डबल बॉन्ड है, तो मूव कर रहे बॉन्ड, तो इसलिए उसकी क्या हो जाएगी? लेंथ जो होती है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम आ रही होती है बेंजीन के केस में। अब ये जो इनगोल्ड साइंटिस्ट था, हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी बात करूं, फिर इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। इनगोल्ड साइंटिस्ट था 1933 के अंदर, या कि एक्सक्यूज भी हो जाएगी ईटे की, कि इनगोल्ड ने कहा कि ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा की जा सके, उसको हम बोलेंगे, उस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे? मेसोमरिज्म। मेसोमरिज्म का नाम दिया। तो सबसे पहले रेजोनेंस के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया था मेसोमरिज्म, और किसने इस्तेमाल किया था? इनगोल्ड ने। और किस में?
1933 के अंदर यूज किया था। ये एमसीक्यूज है, 3 एमसीक्यूज यहाँ से बन सकती है। द वर्ड मेसोमेरिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द वर्ड मेसोमेरिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन, तो ये आपके पास 2 एमसीक्यूज यहाँ से बन सकती है। लेटर ऑन हेजनबर्ग ने, लेटर ऑन हेजनबर्ग ने कहा कि ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स या ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा की जा सके उनको हम नाम देते हैं रेजोनेंस का। तो वर्ड रेजोनेंस वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय हेजनबर्ग। ये अपने एमसीक्यूज के तौर पर ये चीजें याद रखनी है। तो डेफिनेशन हम रेजोनेंस की क्या कर सकते हैं? व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल, then we draw the possible resonating structure which explain all the properties। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं, बोर्ड रब करते हैं। अब ये जो रेजोनेंस की स्ट्रक्चर हमने लिखी है ये वैसे ही नहीं लिखी, इसकी कंडीशंस हैं, इसके रूल्स हैं कुछ, उसके ऊपर बात करते हैं और फिर अपने टॉपिक को जो है वो कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या क्या आज के लेसन में पढ़ा। रेजोनेंस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। When single structure cannot explain all the properties, then we draw different level structure according to rules। वो हम conditions, वो rules हम देखेंगे कौन कौन से rules होते हैं जो कि properties को explain कर सकेंगे। rules क्या क्या है, इसके rules देख लें जी। पहला रूल ये है कि पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई मस्ट बी सेम। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई से मुराद क्या होगा? एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए। अगर आप दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, दो क्लोनिकल फॉर्म्स अगर आप ये लिख रहे हो तो उसके केस में, दोनों के केस में नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ एटम जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट रूल, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी सेम। अगर पोजीशन ऑफ एटम चेंज करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपके पास एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं कि CH3 का बॉन्ड है, ये आपके पास ये आ गया। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज इसको मैं ऐसा लिख लूं, CH2, यहां पे जो H है, H को यहां पे लेके चला जाऊं और ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, कुछ इस तरह की फॉर्म बने आपके पास। तो याद रखना है, यहाँ पे देखिए पोजीशन, ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है इसको तो हमने चेंज कर दी, ठीक हो गया। लेकिन देखिए हमने एटम को यहाँ से उठाया और यहाँ पे लगा लिया, तो पोजीशन ऑफ एटम चेंज होती है जिसकी वजह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। क्यों? रूल क्या कह रहे हैं? रूल कह रहे हैं पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी सेम, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो पोजीशन ऑफ एटम कैन नॉट बी चेंज। तो इन दो चीजों का, इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसे तमाम, ये इस तरह की आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकती है कि एक आध में एमसीक्यूज में पोजीशन ऑफ एटम को चेंज कर दिया जाए, फिर आपसे पूछे कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, तो आप देखेंगे कि जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो गई है उसको आप क्या बोलोगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये पहला रूल है इसका। दूसरा रूल इसका क्या है जी? दूसरा रूल है कि आप क्या चीज चेंज कर सकते हो, हम जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें जस्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जस्ट देखिए पोजीशन ऑफ एटम्स को नहीं चेंज कर सकते, पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा बेंजीन, ठीक है, इसकी एक स्ट्रक्चर ये ड्रा की, हमने दूसरी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा की। याद रखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दरमियान जिसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन डबल हेडेड एरो से की जाएगी। अब जस्ट इसमें मैंने क्या किया, ये कर लिया, मैंने क्या चीज चेंज की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज की। पाई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। जस्ट आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज की है, तो ये अलाउ है आपको, ये रूल में है कि पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको चेंज किया जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रा करने के लिए। नेक्स्ट जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल ये कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
on number of unpaired electron must be सेम, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। तीसरा रूल आपके पास ये है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। याद रखना है कि जब कभी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाओगे, ड्रा करोगे, तो उन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर या तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखी हुई हैं, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH2, यहाँ पे ये एक रेडिकल। अब हुआ इसमें क्या कि ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड इधर को टूटा, इधर को टूटा, यहाँ पे जो रेडिकल है उस रेडिकल ने इस रेडिकल के साथ मिलके क्या बनाया, डबल बॉन्ड बना दिया। एज अ रिजल्ट रेडिकल यहाँ पे चला गया। अब नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि ये जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये इधर को टूटा, इधर को टूटा। यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उस अनपेड इलेक्ट्रॉन ने इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। एज अ रिजल्ट ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के केस में क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। मैं अगर इसकी एक और स्ट्रक्चर ड्रा करूं, CH2 मैं ये जो पहला वाला डबल बॉन्ड है इसको ऐसे तोड़ूं और इसको ऐसे तोड़ूं, ये अपनी जगह पे रहे, तो फिर क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH रेडिकल रेडिकल, ठीक है, और ये CH डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल। अब क्वेश्चन आपसे ऐसा कर सकता है, ये एमसीक्यू जैसे आ सकती है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप क्या देखना है कि तमाम में फिर चेक कर लेना है कि किस में नंबर ऑफ अनपेड बराबर नहीं है। इसमें भी एक है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें कितने, 1 2 3। तो इसका मतलब है जिसमें 3 आगे वो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये इसकी तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे क्या हैं, सेम हैं। नेक्स्ट जो है आपके जो बुक के अंदर ओजोन की एग्जांपल भी दी हुई है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपने टॉपिक को जो है वो एंड की तरफ लेके चले जाते हैं। ओजोन की एग्जांपल है आपके पास बुक के अंदर, आपके ओजोन की एग्जांपल दी हुई है। याद रखना है ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर उसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अब इसकी ओजोन की स्ट्रक्चर के अंदर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा था, ठीक है, तो इस केस के अंदर भी डीलोकलाइजेशन आई। इसमें भी बॉन्ड की जो लेंथ को मेजर किया गया वो भी उतनी नहीं आई जितनी होनी चाहिए। डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, यहाँ पे भी उतनी नहीं आई है। तो यहाँ पे भी फिर क्या फिनोमेना हो रहा था, रेजोनेंस का फिनोमेना हो रहा था और बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही थी। तो ये बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे भी हो, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे इस टाइम, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे मूव कर गया, ये यहाँ पे आ गया। तो दोनों के केस में ये जो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये मूव करते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड है, फिक्स्ड नहीं है। तो इस तरह एग्जांपल के अंदर इसको लिए जाता है। रेजोनेंस आगे जब आप जाएंगे नेक्स्ट फर्दर क्लासेस के अंदर, तो रेजोनेंस को मजीद डिटेल में पढ़ाया जाएगा और ये ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के इस लेसन को हम दोबारा देखते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की कि लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है। वो वाले बॉन्ड लोकलाइज होते हैं जो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान फिक्स्ड होंगे। फिर उसके बाद हमने कहा डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होंगे, वो वाले बॉन्ड जो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान फिक्स्ड नहीं होते हैं। इसके अलावा फिर हमने बात की कि कौन कौन से बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होते हैं। जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाए वो डीलोकलाइज होते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो होते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आ जाए वो भी होते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर आ जाए तो वो भी क्या होते हैं, डीलोकलाइज बॉन्डिंग होती है। फिर रेजोनेंस क्या होती है कि हमने कहा रेजोनेंस ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक स्ट्रक्चर सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती। जिन बॉन्ड्स, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर लोकलाइज बॉन्डिंग है वो तमाम प्रॉपर्टीज को एक ही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पा रही होती है, लेकिन जिनके अंदर लोकलाइज बॉन्डिंग नहीं होती है फिर उनके लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर ड्रा की जाती है, फिर उनसे उनकी प्रॉपर्टीज को निकाला जाता है। याद रखना है एक रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स कहा जाता है। और याद रखना है ये भी साथ साथ के ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम ड्रा करते हैं, उनके रूल्स होते हैं। उनके क्या क्या रूल्स हैं कि हमने पोजीशन ऑफ एटम्स को नहीं छेड़ना है, पोजीशन ऑफ एटम को फिक्स रखना है,
जस्ट आप मूव करवा सकते हो कि इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स को करवा सकते हो कि एक जगह से पाई इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अलाउ होती है। तीसरा कहा कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर बराबर होने चाहिए। तमाम की तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज अगर किसी की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाओगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तमाम जितनी भी स्ट्रक्चर्स है इसकी इन दो स्ट्रक्चर्स को बना के इनका हाइब्रिड बनेगा। इस तरह बेंजीन की दो स्ट्रक्चर्स को बना के उसका हाइब्रिड बनेगा। तो आज के इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने रेजोनेंस के ऊपर बात की। नेक्स्ट हम थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट के ऊपर जाएंगे और वो है वीबीटी और एमओटी। इन दोनों के ऊपर फिर हम बात करेंगे वन बाय वन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने रेजोनेंस को डिस्कस किया है, वो समझ आई होगी। अब जिन दोस्तों को कोई भी या जिनको भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई मसला हो तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें ताकि वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। और इस तरह वीडियोस को देखते रहें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।